ओके, तो लास्ट लेक्चर तक रिफ्रैक्शन क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद रिफ्रैक्शन पर डिपेंडेंट नॉर्मल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट, ये सब बिट के फॉर्मूलेज और उसके ऊपर न्यूमेरिकल हमने लास्ट लेक्चर तक देखे थे। अभी आज के लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन का या फिर एक नेक्स्ट बिट लेते हैं रे ऑप्टिक्स का, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके, इसे शॉर्ट में हम TIR से इंडिकेट करते हैं। ओके, एब्रिवेटेड फॉर्म इसका। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन है। रिफ्लेक्शन हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, पार्शियल मतलब अधूरा, जो पूरा नहीं है उसे हम पार्शियल कहते हैं, और जो पूरा होता है उसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखिएगा कैसे होता है। सपोज अगर मैं ग्लास के सरफेस पर अगर रे इंसिडेंट करता हूं ना, तो समवॉट रे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और अदर पार्ट ऑफ रे क्या होगा, रिफ्रैक्ट होने वाला है। ठीक है, सम पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्ट एंड सम पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड। तो ये जो फिनोमिनॉन है, ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को कहा जाता है पार्शियल रिफ्लेक्शन। मतलब जो इंसिडेंट रे आ रहा है ना हमारा, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन में जा रहा है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्शन में जा रहा है। तो इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट अ ट्रांसपेरेंट मीडिया। मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम रहा तो सम पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है, सम पार्ट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होता है, दोनों भी फिनोमिनॉन साइमल्टेनियसली ऑकर होते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है पार्शियल रिफ्लेक्शन। अभी हम देखने वाले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कब और कैसे और कहां पर ऑकर होगा देखिएगा आप। जस्ट 1 मिनट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं अब। अभी देख मैंने पार्शियल रिफ्लेक्शन आपको पढ़ाया। देखिएगा, वेन एवर लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। सपोज नीचे डेंसर मीडियम है और ऊपर रेयरर मीडियम है। ठीक है, ऊपर रेयरर मीडियम रहेगा, नीचे डेंसर मीडियम। सपोज लाइट वाटर से एयर में जा रहा है, ऐसा इमेजिन करो। मतलब इमेजिन करो कि आप स्विमिंग पूल के अंदर हो, और स्विमिंग पूल के अंदर से आप क्या कर रहे हो, एक लेजर का बीम आपके हाथ में है, और इस लेजर के बीम को आप क्या कर रहे हो, एयर में पास कर रहे हो। ठीक है, तो फिर जो कंडीशन अराइज होगा, उसी कंडीशन के बारे में हम यहाँ पर आज देख रहे हैं। ठीक है, तो इस लेजर बीम को क्या करने वाले हो आप, सबसे पहले पानी के अंदर स्ट्रेट डायरेक्शन में रखने वाले हो। तो फिर इसका जो रे है ना, वो सीधे तरीके से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन। ये स्पेशल केस होता है रिफ्लेक्शन का भी और रिफ्रैक्शन का भी। इस केस में लाइट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जैसे आता है वैसे ही निकल जाता है। इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी होने वाला है। तो ये स्पेशल केस है, नॉर्मल कंडीशन होता है ये। इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90। मतलब एक स्पेशल केस होता है रिफ्लेक्शन का। अगर मैं इस लेजर को पानी के अंदर थोड़ा टिल्ट करता हूं ना, ओके, व्हेन आई मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल, ओके, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 क्रिएट होने वाला है। ठीक है, कुछ दिक्कत अब? तो बता मुझे, रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम जा रहा है? और इन दिस कंडीशन रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो बताओ फिर रिफ्रैक्शन कैसे होने वाला है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिफ्रैक्शन विल ऑकर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? ठीक है, तो सभी स्टूडेंट का कहना है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फिर ये जाना रे ऐसे चाहिए, ये रे का प्रोजेक्टेड पाथ है, लेकिन रे कैसे चला जाता है, ऐसे चले जाएगा। समझ में आ रहा है? इन दिस कंडीशन रे विल गो लाइक दिस। अब ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दिस कंडीशन। ठीक है, और फिर अभी हमें क्या करना है, मतलब इसका सम पार्ट रिफ्रैक्ट होने वाला है और अदर पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को पार्शियल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये पार्शियल रिफ्लेक्शन का केस है। मतलब इसका कुछ पार्ट पानी के अंदर ही रह रहा है, तो कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होकर पानी के बाहर भी जा रहा है। तो अभी क्या करना है हमें, और भी इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना है। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 था, अभी और भी बढ़ाया, तो अब इसे हम इंडिकेट करते हैं I2 से। तो अभी क्या हो जाता है देखिएगा, इस रे का भी कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होने वाला है, और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होने वाला है। तो अच्छे से देखिएगा, जो एंगल था ना रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे में, अब उसका वैल्यू देखो कैसे कैसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पर। मतलब जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में बढ़ा रहे हो, कब, व्हेनेवर लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, एट दैट टाइम
if we are gradually increasing the angle of incidence, at that time the angle between reflected and refracted ray get decreases. तो at that time reflected और refracted ray के बीच का एंगल जो होगा वो क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है. ओके, और इसके बाद अगर हम और ये एंगल बढ़ाते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे कंबाइन हो जाते हैं और अलोंग द सरफेस ये रेज जाने लगते हैं. मतलब इस केस में एक ही रे होता है, ये दोनों भी रेज मर्ज हो जाते हैं. रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे अलग अलग नहीं होता है, एक ही हो जाते हैं ये. ओके, तो इस केस में अगर आप देखते हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है. ओके, और इस केस के एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल. ओके, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम, इसको कैसे डिफाइन करते हो डेफिनेशन में बता रहा हूं आपको. व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, then at a one particular angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree, and that angle of incidence is called as critical angle. तो इस IC को बहुत इंपॉर्टेंट होता है. IC मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है. तो क्रिटिकल एंगल के बिना हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल. आप सपोज इमेजिन करिए. हाँ बोलो. Sir, please repeat the definition. ठीक है, when light passes from denser medium to a rarer medium, when light passes from denser medium to a rarer medium, then at a particular angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree. Then at a particular angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree. That angle of incidence is called as critical angle. That angle of incidence is called as critical angle. Okay, तो सपोज इमेजिन करो कि ये क्रिटिकल एंगल 40 डिग्री है. तो इस 40 डिग्री के आगे अगर आप 1 डिग्री भी एंगल बढ़ाते हो ना एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो फिर अब ये रे है ना, ये आप दूसरे मीडियम में जाते ही नहीं, उसी मीडियम में टोटली वापस आ जाता है. जितना इस रे का इंसिडेंस में एनर्जी रहेगा उतना का उतना एनर्जी रिफ्लेक्टेड रे में होता है. थोड़ा ही कम होता है. आइडियली हम इसे मतलब प्रैक्टिकली 99.9% लेते हैं, आइडियली 100% लेते हैं हम. ठीक है, मतलब कुछ भी लॉस होता नहीं है इस रिफ्लेक्शन में एनर्जी का. जितना इंसिडेंट रे का एनर्जी होता है ना, उतना का उतना रिफ्लेक्टेड रे का एनर्जी होता है. दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया सभी को? ओके, Yes, sir. ठीक है. तो अभी देखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर होने के लिए दो कंडीशन मस्ट है. टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये अगर सेटिस्फाई होते हैं ना तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर होगा, अदरवाइज होता ही नहीं है. ओके, पहला केस रहेगा लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाना चाहिए, तभी ये केस ऑकर होगा. रेयर टू डेंसर जाते हो के ये केस ऑकर नहीं होता है. ओके, whenever light passes from denser to rarer medium, at that time total internal reflection will occur. This is the first must case to perform the total internal reflection. And second case is angle of incidence must be greater than critical angle. Angle of incidence greater than critical angle चाहिए. और दूसरा लाइट कहाँ से कहाँ पास होना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में. ओके, इज इट ओके? तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तभी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर होता है, अदरवाइज नहीं होता है. इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में. ओके, एक एक करके हम देखेंगे उसे. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम. दिस फिनोमिनॉन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, लिख कर लेना है किसी को या स्किप करूं मैं? हाँ बोलो. ठीक है, Yes, sir. लिख लिया. लिख लिया क्या? ठीक है, अच्छी बात है.
अभी इसे रब करते हैं हम और इसके एप्लीकेशंस के बारे में एक एक करके देखते हैं। उसके पहले एक शॉर्ट डेरिवेशन भी देखते हैं हम क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल जब ऑकर होता है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, आईसी होगा। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा कि हम इसका फॉर्मूला भी डिराइव करने वाले रिलेटेड टू द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए बहुत सारे बार क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का, तो एक एक करके हम देखते हैं अब उसे। सिंपल बिट है, ज्यादा कुछ इसके ऊपर हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकते। सिर्फ इसके कंडीशन याद रखिएगा कि कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर होता है। आया तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है, इसके फिनोमिनॉन पर भी आता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनॉन डू नॉट एक्सप्लेन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो 3 करने वाले रहेंगे फिनोमिनॉन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करने वाले, और एक आधा नहीं रहेगा। तो मैं बताऊंगा आपको फिनोमिनॉन भी कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। तो अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं किसके लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए। तो सपोज ये लाइट इंसिडेंट हुआ है और आपको पता है कि इस केस में मतलब जब क्रिटिकल एंगल ऑकर होता है ना, आईसी, आई का वैल्यू जब आईसी होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है। सपोज ऊपर से लेंगे हम, नीचे वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो ऊपर वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो लाइट यहाँ पर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा, मतलब इस डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू डी रहेगा, रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू आर रहेगा। मतलब ऊपर सपोज एयर है और नीचे सपोज ग्लास हो या फिर कोई भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है। नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है। ओके, तो आपको मैंने स्नेल्स लॉ अप्लाई करते वक्त बताया था म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। जिस मीडियम में साइन आई होता है ना, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके साइन का साइन ऑफ एंगल का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। मतलब इससे हम क्या रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ मुझे कौन से मीडियम में, कोई भी आंसर दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इन विच मीडियम, डेंसर और रेयरर। rarer medium. नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहा हूं मैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस Dense. डेंसर मीडियम में। ओके, तो देखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आईसी क्रिटिकल एंगल इस केस में ये डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू डी। तो म्यू डी इंटू साइन आईसी मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा, म्यू आर इंटू साइन आर। समझ में आ गया सभी को। जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ऊपर वाले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मतलब म्यू आर और साइन आर, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है यही कांस्टेंट होता है, इसी को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो क्या तो अभी यहाँ पर देखिएगा क्या मैं साइन आर का वैल्यू कितना पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, बताओ व्हाट इज द वैल्यू फॉर साइन आर। नाइन्टी डिग्री, इज इट ओके। क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब हम आई का वैल्यू आई से लेते हैं तो एट द टाइम आर का वैल्यू डेफिनेटली 90 डिग्री होने वाला है। इस वजह से साइन 90 का वैल्यू 1 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा म्यू आर, ये आएगा म्यू डी और ये आएगा साइन आई सी, ठीक है। तो फिर साइन आई सी का अगर हम वैल्यू लेते हैं तो फिर वो क्या आएगा, फिर देखिएगा साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी, ये होगा। जनरली कह रहा हूँ, ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी केस में वैलिड ये फॉर्मूला है, म्यू आर बाय म्यू डी। याद रखिएगा म्यू आर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम एंड म्यू डी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ओके, लेकिन जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है, ऊपर वाला मीडियम एयर होता है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। सो दैट, और नीचे वाला जो मीडियम रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एट दैट टाइम म्यू इमेजिन करते हैं। इस वजह से इस फॉर्मूले को कुछ बुक में आपको 1 बाय म्यू भी नजर आएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, ये किसी भी केस में वैलिड है। ऊपर वाला मीडियम जरूर नहीं कि एयर ही हो, वो दूसरा भी हो सकता है, और दूसरा रहा तो फिर ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करना, जब ऊपर वाला मीडियम क्या है, एयर है, तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो कुछ कुछ बुक में आपको ये भी नजर आएगा कि साइन आई सी मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाय म्यू। और फिर आईसी का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आईसी, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। ओके, तो साइन इनवर्स 1 बाय म्यू
ये रहेगा आईसी का वैल्यू। तो आईसी का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन आता है, आईसी का वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाला मीडियम अगर एयर है तो नीचे वाले मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है म्यू, तो इजीली आप उसका रेसिप्रोकल करके उसका साइन इनवर्स फाइंड आउट करते हो तो आपको क्रिटिकल एंगल का वैल्यू उस मीडियम के लिए मिल जाएगा। इज इट ओके? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया है ये? Is it okay and clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इसके बाद ये और ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले लिख कर रखिएगा आपके पास। जब कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा एट द टाइम आपको ये वाले फॉर्मूलेज यूज करने हैं, ठीक है? इसके बाहर कुछ नहीं है। तो अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं हम, लिखिएगा if the critical angle of a certain medium and vacuum is 30 degree, if the critical angle for the certain medium and vacuum is 30 degree, find the velocity of light in medium. Abhishek, don't mark on the screen. तो देखिएगा if a critical angle of certain medium and vacuum is 30 degree, तो critical angle दिया आपको certain medium का vacuum के साथ और वो दिया है 30 डिग्री, ठीक है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी हमें निकालना है। तो किसी भी मीडियम में अगर लाइट का वेलोसिटी निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम? सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ओके, तो ऊपर वाला मीडियम वैक्यूम है तो डिफरेंटली हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो साइन आई सी, इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, क्योंकि ऊपर वाला मीडियम वैक्यूम होने के कारण उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आएगा और उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू एम से हम इंडिकेट करेंगे। तो आईसी का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दिया है साइन 30, तो 1 बाय म्यू इसका वैल्यू हमें चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो फिर देखो साइन 30 मतलब हाफ होगा, ओके? तो हाफ इज इक्वल टू आएगा 1 बाय म्यू एम। तो म्यू एम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम कितना आएगा? 2 आएगा। तो फिर ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है। सी का वैल्यू रहेगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है? कुछ दिक्कत? अब लिख लो इस क्वेश्चन को। तो ऐसे सिंपल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, क्रिटिकल मतलब रिलेटेड टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, calculate the critical angle for a glass air interface, calculate the critical angle for glass air interface, glass और एयर के इंटरफेस पर आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है। ओके, आगे दिया है उन्होंने ग्लास एयर इंटरफेस, इफ अ रे ऑफ लाइट incident on a glass surface is if a ray of light incident on a glass surface is deviated through 15 degree, if a ray of light incident on a glass surface is deviated through 15 degree, deviated through 15 degree, deviated through 15 degree, when the angle of incidence is 45 degree, when the angle of incidence is 45 degree.
तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको ये नहीं दिया है, क्रिटिकल एंगल निकालना है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन का गिवन डेटा कलेक्ट करते हैं हम। व्हाट द गिवन, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। तो ग्लास एयर इंटरफेस का हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है, मतलब हमारा फाइनल आंसर आईसी हमें निकालना है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अभी आगे क्या कहना है, इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ग्लास सरफेस इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। ओके, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका कहना है, मतलब ये अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको क्रिटिकल एंगल नहीं दिया है, वो अगर देते तो फिर वो पूछते नहीं कि क्रिटिकल एंगल कितना है। उनका कहना है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री है ना, तो ये रिफ्रैक्ट होने वाला है कुछ डिग्री से। ओके, फिर ये रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एट दैट टाइम है ना, ये आपको पता होगा, ये हमारा होता है प्रोजेक्टेड पाथ ऑफ लाइट रे। तो लाइट रे के प्रोजेक्टेड पाथ में और इसमें जो एंगल होता है ना, किस में कहते हैं हम, लाइट रे के प्रोजेक्टेड पाथ में और लाइट के एक्चुअल पाथ में जो एंगल होता है उसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो इस केस में डेविएशन कितना दिया है उन्होंने, 15 डिग्री। इज इट ओके? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आए दिया आपको 45 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आए 45 डिग्री है, तो एट दैट टाइम एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 15 डिग्री है। तो बताओ मुझे यहाँ पर आर का वैल्यू कितना आएगा, टेल मी द वैल्यू फॉर आर। ये कंसेप्ट मैंने आपको रिफ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ाते हुए बताया था। बता सकता है कोई? सोच समझ कर जवाब देना। आई का वैल्यू 45, डिविएशन एंगल डेल्टा का वैल्यू 15 डिग्री है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, ठीक है। नियर बाय 2-3 आंसर आ गए और सभी का एक ही कहना है कि 60 डिग्री रहेगा। राइट आंसर है। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट रहेगा। ओके, तो ये 45 आएगा, तो ये 45 प्लस 15 मतलब भी पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। ओके, तो फिर मतलब इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आई प्लस डेल्टा होता है। ये मैंने आपको जरूर बताया होगा पढ़ाते वक्त, तो याद रखिएगा। यहाँ पर आई का वैल्यू 45 था और डेल्टा का वैल्यू 15, तो आंसर आएगा इसका 60 डिग्री। सो इन दिस कंडीशन आर का वैल्यू आएगा 60 डिग्री। तो हमारे पास आर का वैल्यू है और आई का वैल्यू इस केस में, तो हम उस मीडियम का इजीली रिफ्रैक्ट इंडेक्स निकाल सकते हैं। और वही रिफ्रैक्ट इंडेक्स आपको आईसी का वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता होगा साइन आईसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/μ। तो उस मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स जब पता चलता है ना, तभी हम आईसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस डेटा से हमें आई का वैल्यू 45 और आर का वैल्यू 60, इससे हमें क्या मिलने वाला है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स। कौन से लॉ से मिलेंगे बताओ, टेल मी, बाय यूजिंग विच फॉर्मूला और लॉ we can able to calculate the refractive index? Snell's law. स्नेल्स लॉ, राइट आंसर है। तो फिर क्या आएगा, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो साइन आई, आई थिंक हमें मतलब ये ग्लास एयर में जा रहा है ना, तो यहाँ पर हमें वही फॉर्मूला फिर से यूज करना पड़ेगा ऊपर वाला। ऐसा फॉर्मूला हम डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि लाइट यहाँ पर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा है इस केस में भी। तो फिर एट द टाइम हमें इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी लेते हैं हम, इस मीडियम का म्यू आर जिसका वैल्यू 1 है। ओके, क्योंकि ये ग्लास टू एयर जा रहा है, तो ये नीचे वाला ग्लास का रहेगा, ठीक है, उसे डेंसर मीडियम से इंडिकेट करेंगे, उसमें आई है। तो फिर म्यू डी इंटू साइन आई, म्यू डी इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू आर इंटू साइन आर आने वाला है। इज इट ओके? कुछ दिक्कत बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया? तो आप जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, म्यू आर का वैल्यू 1 है और साइन 60 यहाँ पर रहेगा और साइन आई साइन 45 रहेगा। तो साइन 45 और म्यू डी का वैल्यू हमें निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट डेंसर मीडियम मतलब ग्लास का निकालना है। तो साइन 45 वहां पर जाके डिवाइड होगा, तो म्यू डी का वैल्यू हमें फाइनली मिलने वाला है साइन 60 बाय साइन 45। इज इट ओके? तो साइन 60 का वैल्यू होता है आई थिंक √3/2 होगा और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। तो √3 और √2 मल्टीप्लाई होंगे ऊपर और नीचे आएगा 2 डिवीजन में जाएगा, तो √2 नीचे वाले 2 को कैंसिल करेगा और फाइनल आंसर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम का √3/√2। ओके, √3/2 लिखा तो भी चलेगा। हाँ बोलो। सर वो साइन 60 बाय साइन 45 आपने कैसे लिए, वो एक बार एक्सप्लेन करना। साइन 60 का वैल्यू तो पता है ना आपको, √3/2। इज इट ओके?
और साइन 45 1/√2 है। तो अगर टर्म ऐसे हो ना मैथमेटिक्स में 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, तो इसका आंसर होता है 1/4 डिवाइडेड बाय 2/3। तो पहला टर्म जो है सपोज √3, यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले √2 को, और दूसरा टर्म जो है 2 वो मल्टीप्लाई करने वाले हम 1 को, और वो डिवीजन में रहेगा। इज इट ओके? फॉर्मूले में डालो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। सर फिर साइन आई सी हमने कैसे मतलब ये करा कि साइन आई सी ही है? साइन आई वो तो सी हमने नहीं 15 ना, डिग्री मतलब वो 90 डिग्री नहीं है ना डिफ्लेक्शन? नहीं ना, तो फिर ये साइन आई सी निकाला ही नहीं मैंने। सिर्फ मैंने क्या निकाला है, म्यू निकाला है अभी तक, और इस म्यू के हेल्प से मैं साइन आई सी निकालने वाला हूँ जब मैं इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है। ये मतलब जनरल केस दिया था उन्होंने कि कोई भी उस मीडियम में कोई भी एक एंगल दिया था आई, और उसके प्रोपोर्शनेट आपको डेल्टा दिया था। इससे हमने आर का वैल्यू प्रिडिक्ट किया, और साइन आई और साइन आर के रिलेशन से हमने उस मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स निकाला। क्योंकि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते थे, उन्होंने डायरेक्ट रिफ्रैक्ट इंडेक्स नहीं दिया था उस मीडियम का, तो इस वजह से हमें ये करना पड़ा। तो म्यू का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब साइन आई सी निकालना है, तो फिर हम क्या करते हैं, साइन आई सी इज इक्वल टू क्या रहेगा फॉर्मूला, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ रहेगा। तो फिर आई सी इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1/μ। ठीक है। तो फिर इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो ये हो जाएगा फिर साइन इनवर्स √2/√3। ठीक है। इसके वैल्यू पुट करना है तो कर सकते हो आप फर्दर, लेकिन करने के बाद भी कुछ ज्यादा मतलब इजी आंसर नहीं आने वाला है, तो इसे यही पर छोड़ दिया तो भी चलेगा। एक बार मैं वेरीफाई एक करता बार हूँ। वो हाँ बोलो। ऊपर वाला पेज था ना, हाँ हाँ, ऊपर वाला। ठीक है, करता हूँ मैं। एक बार मैं वेरीफाई करता हूँ आंसर, क्योंकि √2/√3 आ रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिएगा, इन्होंने 1/√2 आंसर दिया है। एक बार मैं वेरीफाई करता हूँ। द गिवन साइन इनवर्स 1/√2, उनका एंगल 45 आ रहा है। एक बार हम वेरीफाई करते हैं कहाँ पर गलती हो रहा है हमारा। साइन 45 का तो वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 का √3/2 होगा, बराबर है। फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एक बार लिख कर रखना इसे, मैं आपको लगा तो कल वेरीफाई करके बताऊंगा। फाइनल आंसर उन्होंने 1/√2 दिया है, लेकिन 1/√2 पॉसिबल नहीं है, √3/√2 पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि आपके सामने ही मैंने पूरा सॉल्व किया है। शायद उन्होंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री लिया है क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब किसके और किसके बीच का रहेगा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो बराबर है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं नजर आ रहा है। ठीक है। सर हाँ हम बोलो। म्यू को साइन आर बाय साइन आर क्यों नहीं लिख सकते, मतलब किसको? नहीं, म्यू डी को? म्यू डी को क्या? नहीं, ये क्यों नहीं लिख सकते हम? वो जो फॉर्मूला है ना, वो कब वैलिड है? जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है। ठीक है। तो हमेशा ये जो फॉर्मूला का ट्रिक मैंने बताया ना आपको, वही यूज करना। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है ना, तो एट द टाइम कैलकुलेशन अलग होते हैं। रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, ये हमारा आर होता है, ये हमारा आई होता है। ठीक है। और ये हमारा डेल्टा होता है। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा होता है। तो ये वाला केस होता है। तो उस केस में ऊपर वाला मीडियम हम जनरली ऐसे एज्यूम करते थे कि एयर होता है, और नीचे वाला डेंसर मीडियम होगा, ऐसा हम एज्यूम करते थे। इस वजह से ऊपर वाले मीडियम का वैल्यू 1 था। तो इस केस में आप साइन आई बाय साइन आर इसका वैल्यू यूज कर सकते हो म्यू। ओके, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन ये कब यूज करना? जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है तब। ओके। और ये जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स होता है, ये रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम होता है। ठीक है। मतलब 10 स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ म्यू दिया जाता है,
लेकिन अभी ये हमें डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। तो एट दैट टाइम याद रखिएगा, ये वाला ट्रिक याद रखना, जिस मीडियम में आई है ना उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा साइन आई इंटू म्यू आर, साइन आई इंटू म्यू आर मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा, साइन आर इंटू म्यू डी आएगा। तो ये वाले ट्रिक से फाइनल आंसर निकालना हमेशा, तो कभी कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, और कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके विद रिस्पेक्ट टू लेना है। तो ये वाला ट्रिक हमेशा याद रखना, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो इसे लिखकर रखना, मैं एक बार वेरीफाई करके आपको फिर से क्वेश्चन सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर बताऊंगा। अभी हमारा आंसर आ रहा है साइन इनवर्स √2/√3। एक बार हम वेरीफाई करेंगे इसे फाइनली, और तब जाकर फाइनल आंसर एक बार मैं चेक करके आपको बताऊंगा कल, ठीक है। तो साइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे, ठीक है। अभी याद रखना इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है आपको, सिर्फ आपको याद रखने की कौन से एप्लीकेशन है, कैसे कैसे है, ओके। सबसे पहला एप्लीकेशन होता है इसका ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, या फिर हम शाइनिंग ऑफ डायमंड कह सकते हैं, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ओके। ये सब फिनोमिनॉन किस वजह से ऑकर होते हैं, ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको पता होगा डायमंड का जो शेप होता है, हमेशा कोई भी आप डायमंड परचेस करते हो, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, डायमंड हमेशा इसी शेप में होता है। तो ये जो शेप है ना, यही उसे शाइनियर नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब इसके हर, अगर आप देखते हो तो हर कॉर्नर उसका क्या होता है, ऐसा इंक्लाइंड होता है ऐसे सरफेस से। तो इसका जो एंगल है वो अगर हम निकालते हैं ना, तो ये होता है नियर बाय 24 डिग्री एंड 4 मिनट्स, ओके। ये एक स्पेशल एंगल होता है डायमंड का। डायमंड ऐसे ही शाइन नहीं करता है, डायमंड को शाइन करने के लिए ऐसे शेप में लाना पड़ता है सबसे पहले, तभी वो प्योर शाइनिंग आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोई कांच के टुकड़े को भी अगर हम ऐसे शाइन करवाते हैं ना, ऐसे शेप में लाते हैं ना, तो वो भी शाइन करने लगता है, ओके। तो जस्ट 1 मिनट, हाँ। तो ये शेप ही उसे क्या कर देता है, प्रोवाइड करता है शाइनियर अपीयरेंस। तो ऐसा क्यों होता है, देखिएगा, डायमंड खुद लाइट एमिट नहीं करता है, डायमंड इज अ नॉन लुमिनस बॉडी। जो बॉडी खुद का लाइट एमिट करते हैं उसको लुमिनस बॉडी कहते हैं, और जो खुद का लाइट एमिट नहीं करते ऐसे बॉडी को हम नॉन लुमिनस बॉडी कहते हैं। तो ये जब कभी भी डायमंड में कहीं से भी अगर एक रे आ जाता है ना, तो ये रिफ्रैक्शन होकर क्या होता है, रे मल्टीपल टाइम अंदर ही बहुत ज्यादा बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते रहता है, और इस डायमंड के बाहर ही नहीं निकलता है, ओके। ऐसा ही चलते रहता है, मतलब एक रे अगर आ जाता है ना डायमंड में कहीं से भी, तो ये नियर बाय 1000 टाइम उसके अंदर ही वॉल से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, और तब जाकर वो बाहर निकलता है। इस वजह से डायमंड इतना शाइनियर हमें नजर आता है। वो बाहर का ही लाइट लेता है, लेकिन अंदर इतना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा करता है कि इस वजह से हमें शाइनियर अपीयरेंस होता है। तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड या फिर शाइनियर नेचर ऑफ डायमंड इज हैपेंस ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका एक मेन रीजन है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका, बस सबसे बेस्ट एप्लीकेशन इसका, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर सबसे इंपॉर्टेंट बीट है। ऑप्टिकल फाइबर में देखिएगा नियर बाय क्वार्ट्ज से बने हुए ये फाइबर होते हैं या फिर ग्लास से बने हुए। इन फाइबर्स में ऐसे दो सेक्शंस होते हैं। एक अंदर वाला सेक्शन नजर आ रहा है जिसे कोर कहा जाता है, दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज कोर, और ये ऊपर वाला जो सेक्शन होता है एनवलप जैसा, इसे क्लैडिंग कहा जाता है। दिस अबव सेक्शन इज कॉल्ड एज क्लैडिंग, और अंदर वाले सेक्शन को कोर कहते हैं हम। कोर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स N1 होगा, क्लैडिंग का N2 अगर है, तो कोर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स हमेशा ज्यादा होगा क्लैडिंग से, ठीक है। तो क्या होता है फिर इस रे में अगर कहीं से भी अगर हम एक रे इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये अंदर ही अंदर मल्टीपल टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, और तब जाकर बाहर निकलता है। मतलब इसका एक एंड यहाँ पर है और एक एंड अगर दिल्ली में है ना, तो जब तक ये थ्रेड खत्म नहीं होता है तब तक ये लाइट उससे बाहर ही नहीं निकलता है, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन होते हुए कुछ भी लॉस नहीं होता है। इस वजह से ये रे बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, और इसे कम्युनिकेशन में हम यूज करवाते हैं। आपको पता होगा हमारा जो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, बाइनरी लैंग्वेज